स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में अपने बहुत सारे कंपाउंड पढ़े हैं। उसके बाद मेटल एल्कीन, मेटल एल्काइन पढ़ा था। देन उसके बाद हम लोगों ने मेटल कार्बोनिल्स पढ़ा था, जिसमें कि हम लोगों ने काफ़ी सारे लेक्चर लिए थे, जिसमें प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, बॉन्डिंग, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू उसका एविडेंस कि वहाँ पर मल्टीपल बॉन्डिंग होती है। देन उसके बाद लास्ट में हमने वहाँ पे देखा था कि वो कैसे कैसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, उसकी स्ट्रक्चर बिहेवियर कैसी होती है। मतलब मोनोन्यूक्लियर होगा, मतलब सिर्फ एक मेटल होगा तब कैसा होगा। डाई न्यूक्लियर या बाई न्यूक्लियर होगा, मतलब दो मेटल होंगे तब कैसा होगा। ट्राई न्यूक्लियर और टेट्रा न्यूक्लियर तक हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने अपना नया शुरू किया था एक कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला था, जिसका नाम था फेरोसीन। मैंने आपको बताया था फेरोसीन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं मेटेलोसीन, बट नाम वहां पे मेटल जो है फेरस प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसको हमने फेरोसीन कहा। मतलब जनरलाइजेशन क्या है उसका, जनरल किसका पार्ट है, मेटेलोसिन्स का। और मेटेलोसिन्स की डिफिनेशन क्या है, सिंपल मान लीजिए मेटल होगा और साइक्लोपेंटाडाइन जो होती है उसकी साइक्लोपेंटाडाई एनाइल वाली फॉर्म, जिसमें एनाइनिक फॉर्म में वो आ जाता है। तो एनाइनिक वाला फॉर्म और कोई मेटल उसके साथ लिंकिंग होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटेलोसिन कहेंगे। मेटल में अगर क्रोमियम होगा तो उसे क्रोमोसिन कहेंगे, निकल होगा तो निकोलोसिन कहेंगे। सिमिलरली अगर आयरन होगा तो हम उसे फेरोसिन कह देंगे, क्योंकि वी नो दैट वेरी वेल Fe को हम लोग फेरस या फेरिक बोलते हैं, लेकिन यहां +2 वाला लेते हैं, इसीलिए फेरोसिन नाम दे दिया गया था। जिसकी सारी हम लोगों ने प्रिपरेशन के मेथड काफी सारे पढ़े थे, 4-5 मेथड पढ़े थे। अब उसी के आगे बढ़ना है हम, क्यों कि प्रॉपर्टीज, क्योंकि हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक का, इंट्रोडक्टरी पार्ट, फिर उसकी प्रिपरेशन, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज। तो इंट्रोडक्शन हो गया था, फिर प्रिपरेशन हो गई, अब हम क्या आए हैं लेके, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोसिन। प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोसिन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। जो जैसे कि रिएक्शन आप बेंजीन पे कराते हैं, सिमिलर सारी रिएक्शन यहां होंगी, क्योंकि मैंने आपको बार बार लास्ट लेक्चर में भी बताया था, साइक्लोपेंटाडाइएनाइन इज नियरली सिमिलर टू बेंजीन। नियरली किस टर्म में, दोनों एरोमेटिक है, दोनों में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दोनों प्लेनर हैं। ये सारे हकल रूल को दोनों फॉलो करते हैं। इस टर्म्स में दोनों सिमिलर है, मतलब वहां पर वो भी न्यूक्लियोफिलिक होता है। बेंजीन के लिए अगर देखते हैं तो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रेजोनेट करती रहती, बहुत ज्यादा रहती है। और बेंजीन की रेजोनेंस की जो, सॉरी यहां पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं, ये लीजिए। ये स्ट्रक्चर जैसे है, बेंजीन की अगर स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करने जाएंगे तो कुछ आपको इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद यहां पे क्या देखने को मिलता है, यहां पे आपको पी ऑर्बिटल्स देखने को मिलती हैं। पी ऑर्बिटल्स हैं, पैरेलल में होती हैं। उसके बाद फिर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है। ये जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड हमारे हो गए ये। अब यही डबल बॉन्ड क्या करते रहते हैं, रेजोनेंस करते रहते हैं। तो इसको हम लोग डॉट डॉट से दिखा सकते हैं। यही रेजोनेंस करते, थोड़ी देर के लिए यहां बनेगा, थोड़ी देर के लिए इन दोनों के बीच में बनेगा, और थोड़ी देर के लिए इन दोनों के बीच में शिफ्टिंग होती रहेगी। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, यहां पर भी एग्जिस्ट कर रहा है और यहां पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो थोड़े टाइम बाद ये यहां मूव करेगा, ये नीचे वाले का नीचे के साथ होगा यहां पे, और ये वाला इधर आते हुए यहां से। ध्यान से देखिए, ऊपर वाली पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर दिख रही है येलो वाली, और नीचे अगर इसको बेटर में दिखा दूं, ये लीजिए, अब ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। यहां से ये ओवरलैपिंग व्यू जो है अब आपको ज्यादा बेटर व्यू में समझ में आएगा। ये लीजिए, नीचे वाली जो व्हाइट वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नीचे के लिए है, और जो येलो वाली है वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ की है, ऊपर है। एक अबव द प्लेन हमारी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है, एक बिलो द प्लेन प्रेजेंट है, आपके सामने गिवन है। ये लीजिए, यहां पर ये पूरी हमारी रेजोनेट कर गई है, मैंने दिखा दिया। तो ब्लू वाली लाइन के ऊपर येलो वाली लाइन ऊपर सर्कुलेट कर रही, व्हाइट वाली लाइन नीचे। अब इसी को ही, तो यही तो है हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं किसके, साइक्लोपेंटाडाइएनाइन के लिए, तो यहां पर भी हमको ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। सारी पी ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। यहां पर तो हमारे पाई बॉन्ड बने रहते हैं और यहां निगेटिव चार्ज, वही हमको यहां पे दिखा देना है सिंपली कि ऊपर वाला हमारा यहां पे रेजोनेंस
ऊपर वाली ऑर्बिटल्स में चलता रहेगा जैसे कि बेंजीन में चलता है। इसकी वजह से हम बताना क्या चाह रहे हैं, जैसे बेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन देता है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टाइप की रिएक्शन देता रहता है, वैसे ही यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। जैसे वहां हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रेशन पढ़ते हैं, सल्फोनेशन पढ़ते हैं, क्लोरीनेशन पढ़ते हैं, सिमिलरली आप वही चीज यहाँ भी देखने को पाते हैं कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे 6 सेंटर हैं, क्या है यहाँ पे 6 सेंटर हैं, यहाँ 6 सेंटर और 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ पे 5 सेंटर हैं और 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने क्यों लिखा 5 सेंटर और 6 इलेक्ट्रॉन, थोड़ी देर बाद अभी आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने क्यों लिखा। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर एटम 1 है और यहाँ पे पर एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1.2 है। दैट मींस इट इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। बेंजीन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके हर एक कार्बन के पास 1.2 है। 1.2 है मतलब जो रिएक्शन ये देगा उससे ज्यादा मोर रिएक्टिव ये है, मैंने लिखा भी अंदर। तो यहां से समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज्यादा है, तो इससे रिएक्ट करने कौन आएगा, इससे रिएक्ट करने आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। और आपको पता है जिन स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती, दैट स्पीसीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, और उनको बोलते हो आप इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन भी आप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दिखाती है, तो वही चीज यहां पर है। अब आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोसिन, इट हैव सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कुछ हम देखेंगे उनमें। पहली, इट इज एन ऑरेंज कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड विद एन मेल्टिंग पॉइंट 174। जो हमारा फेरोसिन होता है, फेरोसिन के लिए क्या लिखा गया है, फेरोसिन सॉलिड है, सबसे बात इंपॉर्टेंट बात, और उसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट मतलब कब तक उसको हीट कर लो, 174 डिग्री तक अगर आप हीट करोगे वहां तक वो स्टेबल, उसके बाद वो टूटना शुरू होता है। सिमिलरली इट डिसॉल्व रेडली इन ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। क्यों, क्योंकि इसमें मेटल तो थोड़ा सा ही है और दूसरा जो पोर्शन है मोर, अब आप खुद ही काउंट करिए, एक ही एटम Fe का एक एटम है, यहाँ पे C5H5 10 एटम ये हो गए और C5H5 ये हो गए, 10 ये टोटल कितने एटम हो गए, टोटल 20 एटम हो गए। और सिर्फ एक ही एटम हमारा इनऑर्गेनिक है, और तो ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक एटम ज्यादा है तो सॉल्युबल ही यही होंगे। हम बार बार पढ़ रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि उसमें मोइडिटी ऑर्गेनिक होती, वो डिसॉल्व हो जाती, तो उसकी वजह से पूरा कंपाउंड डिसॉल्व हो जाता है। फिर है इट इज थर्मली स्टेबल अप टू 500 डिग्री सेल्सियस, कि यहां पे थर्मली स्टेबल है 500 डिग्री सेल्सियस तक। मेल्टिंग पॉइंट इसका 174 होता है। मेल्टिंग पॉइंट और थर्मली स्टेबल में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पे 174 है मेल्टिंग, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आप इसको हीट करने लगते हो तो 174 डिग्री आने पे ये इसकी मेल्टिंग होता है। मतलब ये फेरोसिन ही रहेगी बट सॉलिड फॉर्म में नहीं रहेगी, लिक्विड में आ जाएगी। जैसे पानी है वो 0 डिग्री पे होता है तो आइस होता है, उसको हीट कर दो तो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए 0 से मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री पे है तो क्या होता है, लिक्विड होता है, लेकिन रहता वाटर ही है। सिमिलरली इसके लिए भी हम बात करते हैं कि जो यहां पे बात करेंगे कि जो हमारा फेरोसिन होता है वो 0 डिग्री मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड, इवन 170 तक सॉलिड है, लेकिन 74 पे आते ही मेल्टिंग हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में आता है। और फिर जब 500 डिग्री सेल्सियस करते हैं तब ये बिल्कुल टूट जाता है, मतलब फेरोसिन की सीपी अलग हो जाएगी, आयरन एटम अलग हो जाएगा। शायद ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद ये तो जनरल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब इसकी बात करते हैं यहाँ पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज की, किस किस टाइप की रिएक्शन देगा, उसका हमने बेसिक आपको बता दिया कि किस टाइप की रिएक्शन देगा। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो रिएक्शन वहीं करेगी जहां से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आएंगी, मतलब जहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहे होंगे। फेरोसिन अंडरगो टिपिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ इट्स एरोमेटिक नेचर, क्योंकि साइक्लोपेंटाडाइन इज ए एरोमेटिक इन नेचर एंड ऑब्जर्व शॉर्टली आफ्टर इट्स डिस्कवरी। इनकी सारी रिएक्शन डिस्कवरी के बाद तुरंत देख ली गई थी। फेरोसिन हैज प्रूव टू बी एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग कंपाउंड। क्यों इंटरेस्टिंगली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी बहुत सारी, जैसे बेंजीन पे बहुत सारी रिएक्शन होती रहती है, इसीलिए तो बेंजीन हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी ऑर्गेनिक में पढ़ते हो आप, काफी सारा अमाउंट बेंजीन का, हर जगह बेंजीन की रिएक्शन आती रहती है। सिमिलरली फेरोसिन भी उस टाइप की सारी रिएक्शन देता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज में एसाइटिलेशन, जब आप याद करिए सबसे पहले तो ये एसाइटिलेशन लिख दिया है, ये एसिटाइलेशन होता क्या है आप बताइए। कहीं पे एसी ग्रुप लिखा देखते होंगे, उसी को बोलते हैं एसाइटाइल। एसिटाइल ग्रुप क्या होता है, CH3CO, इस ग्रुप से लिंक होने वाली स्पीसीज को एसिटाइल बोलते हैं और एसी ग्रुप बोलते हैं। तो कहीं लिखा हुआ है एसाइटिलेशन, दैट मींस एडिशन ऑफ CH3CO ग्रुप, और ये कैसा होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक है, यहां पे इसको बना लीजिएगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है। जितने भी कार्बोनिल सेंटर है, मैंने तो आपको पहले ही बता रखा है कि जितने भी कार्बोनिल सेंटर होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। डिपेंड करता है कि उसके साथ एटम कौन सा लिंक है, उससे उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी घट रही है या बढ़ रही है, लेकिन होगा इलेक्ट्रोफिलिक ही। जैसे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में देखा था कि सारे मेटल हमारी जो IR फ्रीक्वेंसी है फ्री CO से तो सबकी कम होगी, बस डिपेंड करेगा मेटल कैसा है वो उतना कम करेगा। अगर निगेटिव वाला होता था तो बहुत ज्यादा कम कर देता था, और पॉजिटिव वाला होता था तो बिल्कुल स्लाइटली करता था, और न्यूट्रल वाला उन दोनों के इन बिटवीन करता था। शायद याद होगा। सिमिलरली वहां पे कैसा ग्रुप प्रेजेंट है वो डिटरमाइन करेगा कि इसके पास कितनी डिफिशियंसी है। मान लो खुद की डिफिशियंसी हो और इसमें कोई ऐसा ग्रुप लगा दें जो वो खुद भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और खींचे, तो यहां क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी और बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी और बढ़ जाएगी। वही हमारी बात है एसाइटिलेशन, मतलब किसी के ऊपर अगर एसिटाइल CH3CO ग्रुप का एडिशन कराते हो, इस तरह की रिएक्शन को एसिटाइलेशन बोलते हो। और शायद आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये वही रिएक्शन है, एसाइलेशन जो है वहां पे पढ़ते हो, एसाइलेशन वही यहाँ पे लिखा है, एसाइलेशन या एसाइटिलेशन दोनों सेम है। वही यहाँ पे, वहां क्या करते थे, CH3COCl लेते थे और वहां से Cl निकल जाता था और CH3CO ग्रुप बेंजीन पे लग जाता था जाके, और इसको इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए वहां कौन आता था, वहां कैटालिस्ट था FeCl3 AlCl3, इस टाइप के हम कैटालिस्ट लेते थे। लेकिन एक कंडीशन थी कि अनाइड्रस होने चाहिए, मतलब वाटर की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए थी। वही यहां पे भी बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि मैंने अभी बताया यहां बार बार मैं बेंजीन से इसीलिए कंपेयर कर रहा हूं कि जितनी रिएक्शन वो देगा उसी तरह की सारी रिएक्शन देगा। देखिए फेरोसिन कैन बी एसाइटिलेटेड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, वहां भी यही होता था, यहां भी वही है। ड्यूरिंग एसाइटिलेशन विद एसिटिल क्लोराइड बोथ द मोनो एज वेल एज द डाई सब्स्टिट्यूटेड diacetyl derivative of ferrocene can be prepared depending upon the amount of acetyl chloride and the time given to the reaction। क्या है बात, क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है, आगे मैंने रिएक्शन लिखी, आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए ये कह रहा है कि जब आप एसाइटिलेशन की रिएक्शन कराते हैं, CH3COCl लेते हैं अनहाइड्रस AlCl की प्रेजेंस में, ये काम करता है सिर्फ और सिर्फ किसका, ये सिर्फ और सिर्फ काम करेगा कैटालिस्ट का। ये काम किसका कर रहा है, एज ए कैटालिस्ट। और है क्या ये एक टाइप का लेविस एसिड होता है। ये क्या है, ये लेविस एसिड है, क्योंकि इसके पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और उसी में ही इलेक्ट्रॉन इससे जो Cl निकलता है इसमें निकल के इसमें आके AlCl4 निगेटिव बना देता है। ठीक है, तो यहां से AlCl4 निगेटिव, क्योंकि ये ऐसे जाता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव, और जैसे ही पॉजिटिव हुआ फेरोसिन के ऊपर प्रेजेंट होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाके CH3 के ऊपर अटैक कर देगी और यहां से लिंकिंग हो जाएगी। यही बेंजीन के केस में होता है कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाके अटैक करती है, वही यहां पे भी हुआ है, अटैक करेगी तो आपको COCH3 ग्रुप मिल जाएगा। अब सेकेंड रिएक्शन में क्या है, अगर इसी कंपाउंड को थोड़ी देर और रिएक्शन में पड़ा रहने देते हैं तो क्या होगा, ये दूसरा वाला यहां पे आ जाएगा, सिंपल दूसरा यहां पे आ जाएगा। तो आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगा, यहां लिख लीजिएगा COCH3, इसमें इरेज हो गया है, ये भी COCH3, मतलब ये वाला तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है। ये यहां एक्सेस लिखा हो तब भी आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड बनाना है, इस पर एक और डाल दो तब भी डाई सब्स्टिट्यूटेड बन जाएगा। शायद ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इसी के बारे में पढ़ा है।
It is important to note that acetylation reaction occur more readily with ferrocene than benzene. क्यों? ऐसा रीजन अभी मैंने बताया कि बेंजीन के पास एक कार्बन पे एक का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब हम इसके लिए फेरोसीन के लिए कैलकुलेट करते हैं तो फेरोसीन के लिए एक कार्बन पर 5 सेंटर पे 6 कार्बन, मतलब एक कार्बन पे 1.2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हमारी फेरोसीन ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू बेंजीन। वही चीज यहां पे लिखा गया है कि फेरोसीन से बेंजीन कम रिएक्टिव होती है, या एसाइटिलेशन फेरोसीन में फास्ट होगा। इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। वही चीज हो गई, वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहां 1.2, तो नेगेटिव चार्ज ऑन द पाई साइक्लोपेंटा डाइएनाइल रिंग देन ऑन बेंजीन बाई इलेक्ट्रोफिलिक एसाइल CH3 ग्रुप। मतलब CH3CO प्लस जो ग्रुप जा रहा है उसके लिए बेंजीन के कार्बन एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और इसी ग्रुप को जब फेनाइल साइक्लोपेंटाडाइन जा रही है अटैक करने तो वहां पर एक कार्बन 1.2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो कौन ज्यादा दे रहा है? 1.2 वाला ज्यादा है, तो वो फास्टर रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये तो वैकेंट है, इसको जो जितना ज्यादा देगा उसके पास जाएगा। सिंपल सी चीज थी। और उसके बाद फिर क्या है? एसाइटिलेशन रिएक्शन इज 100 टाइम फास्टर इन केस ऑफ फेरोसिन देन बेंजीन। जो एसाइटिलेशन रिएक्शन है वो 100 टाइम फास्टर होती है फेरोसिन में इन कंपैरिजन टू बेंजीन। रीजन मैं बार बार बता दिया हूं। एसाइटिलेशन हैज बीन कन्वेंटली अचीव्ड बाय रिएक्टिंग फेरोसिन विद एसिटिक अनहाइड्राइड। एसिटिक अनहाइड्राइड क्या होता है? CH3 CO O CO और CH3। इसकी रिएक्शन करानी है H3PO4 के साथ। यहां पे क्या होगा? आपका एक ग्रुप निकल जाएगा और यहां पे बनने वाली स्पीसीज होती है CO नेगेटिव, और ये रेजोनेंस ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा है, उसकी वजह से स्टेबल हो जाता है। और जैसे यहां से जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज इस पे है, ये स्टेबल कर लिया, और यहां तो पॉजिटिव छोड़ा, जैसे ही पॉजिटिव छोड़ा तो फिर से इलेक्ट्रोफाइल बना। इलेक्ट्रोफाइल ही है तो हमारी ये तो न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तुरंत फिर से एडिशन होगा। और किस ग्रुप का एडिशन हो रहा है? COCH3 ग्रुप का हो रहा है। फिर से हमारा एसिटाइल ग्रुप लग जाएगा, आपके सामने है। यहां पे हमने दिखा दिया फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में है फेरोसिन कैन बी इजिली सल्फोनेटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड है या सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ सल्फोनिक एसिड के इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड। सल्फोनेशन याद करिए, जब हम बेंजीन के केस में पढ़े थे तो H2SO4 से हम एडिशन कराते थे HSO3 ग्रुप का बेंजीन के ऊपर, शायद याद होगा। वही चीज यहां पे भी है कि हमको क्या कराना है? फेरोसिन पे HSO3 ग्रुप का एडिशन कराना है, इसी को सल्फोनेशन बोलते हो। तो ये फिर से वही हमारा एसिटिक अनहाइड्राइड ग्रुप आ गया। ये H2SO4 है, यहां से H+ निकलेगा और यहां पे हमारा इसके ऊपर आएगा। इससे निकलने वाली स्पीसीज क्या होगी? HSO4। HSO4 निगेटिव निकलता है, H+ निकलता है पहले, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव होता है। फिर इंटरनल रिएक्शन होने के बाद हमको फाइनली एक सब्स्टिट्यूटेड मोनो सब्स्टिट्यूटेड स्पीसीज मिलती है, जो कि आपको यहां पे ये देखने को मिलेगी। शायद ये समझ में आ गया होगा। साथ में वाटर का लॉस देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे क्या है? चाहे ये आप H2SO4 ले लीजिए, देखा यहाँ पे लिखा है ना कि चाहे सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए या क्लोरो सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा दीजिएगा, सिर्फ एक ही रहेगा यहाँ, ठीक है। HSO3Cl हो जाएगा। इसको लेके करेंगे तो भी आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा, बट बाई प्रोडक्ट यहाँ वाटर है, यहाँ HCl होगा। सिंपल है, आसान। तो हम लोगों ने सल्फोनेशन देख लिया था। अब बारी है हमारी मर्क्यूरेशन रिएक्शन। मर्क्यूरेशन, नाम ही मर्क्यूरेशन है। मर्क्यूरेशन क्या होता है? मरकरी, नाम में ही है मरकरी, तो किसी भी अपनी उस ग्रुप पर मर्क्यूरेशन रिएक्शन में मतलब मरकरी का कुछ कंपाउंड होगा, उसका एडिशन कराना है। अब याद करिए 12th क्लास, वहां पे आप मार्कोनिकोव्स रूल और एंटी मार्कोनिकोव्स रूल पढ़ते थे। मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन भी वहीं पढ़ते थे। ये वही मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है। सिंपल सा मर्क्यूरेशन रिएक्शन में, मर्क्यूरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन केस ऑफ फेरोसिन। यहां पे मर्क्यूरेशन इज जनरली अचीव्ड बाय मर्करिक एसीटेट। मर्करी क्या होता है? Hg की +2 वाली जो फॉर्म होती है,
ये मरकरिक होती है, और Hg की +1 वाली फॉर्म मर्क्यूरस होती है। मैंने बताया था लोअर फॉर्म और दो ही फॉर्म एग्जिस्ट करती हो, तो लोअर फॉर्म अस और हायर वाली फॉर्म एक। आयरन की लोअर वाली फॉर्म अस मतलब फेरस, और हायर वाली फॉर्म एक मतलब फेरिक। उसी तरह ये मर्क्यूरस है, यहाँ पे +2 है तो ये मर्क्यूरिक है। मर्क्यूरिक जो है मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन होगी, और यहां से हमारा जो OAC ग्रुप जुड़ता है HgOAC ग्रुप, और तुरंत हमको क्या देखने को मिलता है, HgOAC ग्रुप लग जाएगा। कुछ नहीं होता, देखिए क्या होता है, जैसे बेंजीन में हम लोग ऐसे दिखाते थे, देखिए यहां पे एक बार मैं दिखा देता हूं, HgOAC ऐसे कुछ होता था। यहां से हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर मूव करती थी और एक ग्रुप निकल जाता था। यहां पे जनरेट होता पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद यहां हाइड्रोजन होता था, ये निगेटिव चार्ज आके इसको न्यूट्रलाइज करता था। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा अपोजिट में, और इसको यहां आके H+ निकलता था, और H+ रिमूव होके फिर से उसका एरोमेटाइजेशन हो जाता। मतलब पहले जब हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अटैक करती थी बेंजीन की, तो पहले एरोमेटिसिटी लॉस होती थी, फिर यहां से हम देखते थे कि H+ निकाल देते थे और एरोमेटिसिटी गेन हो जाती थी, और जैसे ही एरोमेटिसिटी गेन होती थी तो फिर हमको कॉम्प्लेक्स मिल जाता था। सिमिलरली यहां पे भी वही है कि यहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले अटैक करेगी, एक OAC ग्रुप बाहर जाएगा। OAC ग्रुप कुछ और नहीं है, ये ग्रुप है OAC ग्रुप, ये है, ठीक है। और जो दूसरा रहेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि निगेटिव निकल रहा है पॉजिटिव छोड़ेगा, और पॉजिटिव छोड़ेगा तो वही तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी, और इसके साथ रिएक्शन करके HgOAC दे देगी। और यहाँ पे ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, थोड़ी देर रिएक्शन कंटिन्यूअस चलने दो तो डाई सब्स्टिट्यूटेड मिल जाएगा। अब इन्हीं कंपाउंड पे एक स्पेशल कंपाउंड रिएक्शन हो जाती है, अगर आप इनमें इसी जो मर्क्यूरिक डेरिवेटिव है या मरकरी का सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिल रहा है, अगर उसमें आप I2 डाल दीजिए आयोडीन, तो सिंपल आपको उसका वहां पर आयोडो सब्स्टिट्यूटेड फेरोसिन मिल जाएगी। मतलब जिस हमारी पहले बनाया हमने क्या, मर्क्यूरेशन करके हमने फेरोसिन मर्क्यूरिक बनाया, उसके बाद अगर उसमें आप I2 डाल दीजिए तो HgOAC ग्रुप भी निकल जाएगा, और HgOAC का क्या निकलेगा, HgOACI, ये हमारा निकल जाएगा, और एक I हमारा कहां जुड़ जाएगा, इसमें आके जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बार बार बताया जब भी दो हेलोजन होते हैं तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव पीछे से अटैक करेगा, पॉजिटिव वाला तो इसके साथ जुड़ जाएगा, निगेटिव वाला निकल जाएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो दोनों OAC निकलेंगे, दोनों सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा ब्लर हुआ है, सब्स्टिट्यूटेड फेरोसिन डेरिवेटिव, मैं पढ़ के बोल देता हूं, सब्स्टिट्यूटेड फेरोसिन डेरिवेटिव ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरिक एसीटेट जो ग्रुप है, ये मर्क्यूरिक एसीटेट ग्रुप है फेरोसिन का, रिएक्ट रेडिली विद आयोडीन, आयोडीन के साथ रिएक्ट करके गिव करते हैं क्या, करस्पॉन्डिंग आयोडो डेरिवेटिव ऑफ फेरोसिन। मतलब फेरोसिन और आयोडीन लग गया तो आयोडीन का डेरिवेटिव, मतलब यहां पे हमारा है आयोडो डेरिवेटिव ऑफ फेरोसिन। दिस ऑफर्स एन इनडायरेक्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडो फेरोसिन। ये इनडायरेक्ट मेथड है बनाने का आयोडो फेरोसिन का। वैसे मैं डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा, वो अभी बाद में आएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो पहली चीजें पढ़ी जाती हैं, आयोडो फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे आयोडीन डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे ये भी डिस्कस करेंगे, बट ये मतलब लेस इंपॉर्टेंट रिएक्शन है या कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए बाद में पढ़ेंगे, पहले इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो ये मर्क्यूरेशन हो गई। अब हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन पढ़ चुके हैं, उसी का बिल्कुल सिमिलर रोल होता है एल्काइलेशन रिएक्शन। जनरली जब बेंजीन के केस में देखते थे तो CH3Cl ले लेते थे, AlCl3 ले लेते थे, और यहां से हम बेंजीन लेते थे। तो ये वाला Cl यहां जाके AlCl4 निगेटिव बना लेता था कॉम्प्लेक्स। ये तो कैटालिस्ट है, अभी वापस करेगा, कैसे बता रहा हूं, AlCl4, और यहां से जनरेट होता था CH3 पॉजिटिव। और जैसे ही CH3 पॉजिटिव जनरेट हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निगेटिव कहां जाएगा, जहां पे कमी होगी, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देके यहां पे आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता था, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। और जो H उसके बाद यहां से एक H निकलता था, एक H यहां से और एक ये Cl यहां वाला AlCl3 बनाता था, और HCl बनाता था, और AlCl3 फिर से रिलीज हो जाता था, क्योंकि वो कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट कभी रिएक्शन में यूज नहीं होते हैं, मतलब वो टेक पार्ट करते हैं रिएक्शन, ना ही रिएक्टेंट में रिएक्ट करके बचेंगे, ना प्रोडक्ट में, वो सेपरेट हो जाएंगे, जैसे डाला था वैसे ही निकल आएंगे, सिर्फ रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। तो सिमिलर रिएक्शन यहां पे भी है। यहां पे हम लोग क्या लिए हैं, लेकिन यहां पे हम लोगों ने क्या लिया है, एल्कीन ली है, जो कि इथीन है। जब हम फेरोसिन रिएक्ट रेडिली विद इथाइलिन इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम,
क्लोराइड एंड एफॉर्ड एसाइलेटेड प्रोडक्ट, आपको एल्काइलेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। सिंपल से प्रोडक्ट है, बस यहाँ पे ये प्रोडक्ट भी हो सकता है, इसमें भी ले सकते हैं, ये Cl इधर जाएगा, इसका एडिशन वहीं हो जाएगा, दोनों सेम ग्रुप है। ये शायद आपको समझ में आया होगा। तो यहां से हमारा लास्ट का आज का क्या है, मैनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताया गया है, मैकेनिज्म भी समझाई गई है कि मैनिक रिएक्शन क्या होती है, वहां सब समझाया गया है। मैनिक रिएक्शन में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मैनिक रिएक्शन को कभी भी याद रखने के लिए कि सबसे पहली बात फॉर्मेल्डिहाइड जरूर दिया होगा, HCOH जरूर दिया होगा, दैट इज फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा सेकेंडरी अमीन दिया होगा, साथ में बेस यहां मेंशन नहीं है, बेस या एसिड दिया होता है, H+ दिया होगा या कोई दूसरा बेस दिया होगा। H+ होता है या बेस होता है, बेस तो ये खुद भी है लेकिन H+ दिया होता है। और जहां पे हमको कभी सेकेंडरी अमीन और साथ ही साथ में फॉर्मेल्डिहाइड दिख जाए और कोई न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो, समझो वो मैनिक रिएक्शन है। और मैनिक रिएक्शन में क्या है, कुछ नहीं, आपको ये जो ये वाला ग्रुप होता है इसके ऊपर का H निकालना होता है, और जो अभी मैं बता रहा था H+ होता है ना एसिड, इसमें तो वाटर निकालना होता है, वाटर निकालना होता है बस। यहां से ऑक्सीजन, इधर से हाइड्रोजन और एसिड का H+। और होता क्या है, ये जो ग्रुप है सीधा इससे लिंक हो जाएगा कुछ इस टाइप में, डबल बॉन्ड N CH3 का CH3 का होल ट्वाइस है ये। और फिर से अब देखिए यहां पे हमारा ये बन गया डबल बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, इस पे बॉन्ड खुलेगा, न्यूट्रल होके आपको ये प्रोडक्ट इधर मिलेगा। ये पूरी मैकेनिज्म भी है, ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे जनरल बताना क्या है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, इमीनियम आयन जनरेट होता है, इसीलिए हमारा यहाँ प्रोडक्ट बताना जरूरी था कि ये हमारा सेकेंडरी, जब इसको लेते हैं फेरोसिन रिएक्ट विद फॉर्मेल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइलअमीन टू गिव मोनो सब्स्टिट्यूटेड फेरोसिन डेरिवेटिव। और हमेशा इसमें क्या मिलता है, सेकेंडरी हमारा जो भी ग्रुप है वहां पे हमको, और जनरली बोलते क्या है, इससे बोलते क्या है, यहां पे आप देखेंगे कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड फेरोसिन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड मैनिक रिएक्शन। इसको बोलते हैं कि वहां पर आपको CHO ग्रुप, जैसे कौन सी DMF की रिएक्शन, विल्स मेयर हेक रिएक्शन पढ़ते हैं, वहां पे CHO ग्रुप का इंसर्शन मिल रहा होता है। तो आपको यहां पे जो भी इसके साथ जितने भी, मतलब R कुछ भी हो सकता है, इथाइल मिथाइल कुछ, जो भी R ग्रुप लिखा होगा तो R2N और साथ में C, और उसके बाद यहां ग्रुप लगा दो, यही आपको प्रोडक्ट मिलता है। यहां पे भी वही प्रोडक्ट देखा गया है या वही मिला था, आपको ये शायद समझ में आ गया होगा। यहां से हमने आधी प्रॉपर्टी अपनी लगभग कंप्लीट कर ली है फेरोसिन की, और जो बची हुई प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पे कंक्लूजन करके एक आपके लिए चार्ट लाऊंगा, जिससे आपके लिए इजी हो जाए, फ्लो चार्ट से पढ़ना थोड़ा इजी होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।